सो फाइनली क्लास 12 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फिनिश करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और साथ ही मैंने कॉमेंट में पिन कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं कंप्लीट फर्स्ट 7 चैप्टर यानी 1 से लेकर 7 चैप्टर तक सभी नोट्स जो होंगे पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं बाकी चैप्टर के, तो इसलिए मैं कंप्लीट आज कर दूंगा। तो आप जरूर ज्वाइन करके डाउनलोड करिएगा और आराम से पढ़िएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। और एक खास बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपको जरूर याद दिलाया जाए। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो बच्चों, जैसा कि आप अच्छे से जानते ही है कि ये जो चैप्टर का नाम है वो विजयनगर से रिलेटेड ही है, तो हर एक टॉपिक इससे ही रिलेटेड आए जा रहे हैं। तो आपको कंप्लीट जानकारी इस साम्राज्य के बारे में दी जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने विजयनगर से संबंधित बहुत सारी चीजें जानी थी, हम यही सिलसिला आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश के बारे में। तो इसके अंदर बच्चों मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा। पहला जो है वो जल संपदा से रिलेटेड होगा, दूसरा होगा विजयनगर की जो किलेबंदी थी वो किस प्रकार की थी, और तीसरा जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है शहरी केंद्र। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी जल संपदा के बारे में कि किस प्रकार की हुआ करती थी। तो बच्चों, विजयनगर साम्राज्य जो था वह अपनी भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना था। अगर बात की जाए इसकी जल संपदा की, तो जल संपदा में जो तुंगभद्रा नदी थी, जिसका जिक्र पहले भी 2 बार आ चुका है, ये कहाँ की ओर बहती थी? उत्तर पूर्व दिशा में बहा करती थी। और जब बात इसकी भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड आती है तो एक चौंकाने वाली बात यह आती है कि इस नदी के द्वारा यानी तुंगभद्रा नदी के द्वारा एक निर्मित प्राकृतिक कुंड भी था। कुंड का अर्थ होता है एक प्रकार का पुल, जिसे आप हौज भी कहते हो, या आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ठीक है। और इस साम्राज्य के आसपास की जो सीनरी यानी जो दृश्य था वह ग्रेनाइट की पहाड़ियों से भरपूर हुआ करता था, जो कि शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती थी। अब बात आती है कि ये करधनी क्या होती है। तो देखिए बच्चों, करधनी का जो अर्थ होता है, जैसे कि एक औरत के जो कमर पे जो लटकन सी लटी होती है, जो आभूषण टाइप की होती है, तो उसे ही करधनी कहा जाता है। तो ये जो करधनी है, यहाँ पर संज्ञा दी जा रही है शहर के चारों ओर करधनी यानी उसे खूबसूरत बनाने का निर्माण करती थी। पहाड़ियों से जो जलधाराएं थी वह बहकर नदी में मिला करती थी। इन्हीं धाराओं के साथ बांध का निर्माण करके हौज को बनाया जाता था। और यही नहीं, पानी को शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध भी किए जाते थे। यहाँ पर आप बच्चों के लिए एग्जाम्पल भी दे रखा है हौज का। तो जैसे कि 15वीं शताब्दी में एक हौज का निर्माण किया गया था। इस हौज का जो नाम था वो था कलमपुरम जलाशय। तो आप बच्चे इसका नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये जो कलमपुरम जलाशय का पानी जो था, ना केवल खेतों के लिए सींचा जाता था, बल्कि यह नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। अब आपके माइंड में आएगा कि ये राजकीय केंद्र क्या है। तो बच्चों, आने वाला जो टॉपिक होगा वो राजकीय केंद्र से ही संबंधित होगा, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर एक नहर का और जिक्र आता है जिसका नाम है हीरिया नहर। तो ये नहर भी जल संपदाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, जिसे कहा जाता है कि इस नहर का जो निर्माण था वो जो सबसे पहला जो वंश था जिसका नाम था संगम वंश, उसके द्वारा किया गया था। तो एक छोटी सी जानकारी आपको ये भी याद रखनी है। तो बच्चों, ये तो था विजयनगर राजधानी से संबंधित जल संपदा के संदर्भ में। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं विजयनगर की किलेबंदी और सड़कों से संबंधित। तो बच्चों, एक खास बात विजयनगर साम्राज्य की ये थी कि यहाँ की जो किलेबंदी थी ना वो काफी विशाल दीवारों से घिरी हुई थी। और इसी संदर्भ में फारस के एक शासक थे जिनका नाम था कोजिकोड। तो उनके द्वारा एक दूत भेजा गया था जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक आपको माइंड में जरूर याद रखना है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक से रिलेटेड ही ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विजयनगर की किलेबंदियों से संबंधित अब्दुल रज्जाक ने अपने वृत्तांत में क्या लिखा था। तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो अब्दुल रज्जाक जो थे वह भी विजयनगर की किलेबंदियों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, खुश हुए थे। रज्जाक के अनुसार ये जो पूरा विजयनगर साम्राज्य था उन्हें 7 दीवारों से घेरा गया था। इसके अंदर शहर के साथ कृषि क्षेत्र और जंगल को भी घेर लिया गया था। सबसे जो भारी दीवार थी ना, वह शहर के चारों ओर जो बनी पहाड़ियां थी उनसे
जोड़ा करती थी। और इस किलेबंदी की जो संरचना थी वो शुंडाकार की थी और पत्थरों का जो उपयोग किया गया था वो फनाकार थे। फनाकार पत्थर कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि टिकाऊ हो जाते हैं, यानी हिलते नहीं है अपनी जगह से। और दीवार के अंदर का जो भाग हुआ करता था उसके अंदर मिट्टी और मलबे का मिक्सचर यानी मिश्रण हुआ करता था। और वर्गाकार और आयताकार जो बुर्ज होते थे ना, बुर्ज एक प्रकार की मीनार होती है, ठीक है, वह बाहर की ओर निकले हुआ करते थे। तो कुछ इस प्रकार से थी विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदियां। आई होप कि आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो एग्जाम में एज इट इज भी लिख दोगे तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये खासकर ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगा तब तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन फिर भी करूंगा आप बच्चों के लिए, ठीक है। विजयनगर राजधानी से जुड़ा जो तीसरा पॉइंट था उसके परिप्रदेश में वो था शहरी केंद्र। शहरी केंद्र की सड़कों पर सामान्य लोगों के आवास के जो एविडेंस यानी जो साक्ष्य है वो कम मिले हैं। इसी कारण जो पुरातात्विक थे यानी आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ स्थानों पे चीनी मिट्टी भी उन्हें प्राप्त हुई है और उन्होंने ये सुझाव दिया कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते होंगे। पुरातात्विकों के अनुसार ही ये जो एरिया था, मोहल्ला जो था, वह मुस्लिम रिहायशियों का था, यानी अमीर मुस्लिम रिहायशी यहाँ पर रहा करते थे। पुरातात्विकों को यहाँ पर मस्जिद और मकबरों के विशिष्ट कार्य भी प्राप्त हुए हैं और उनके अनुसार इनकी जो स्थापत्य कला थी वह हम्पी के मंदिरों से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। कुछ यात्रियों और सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुसार शहरी केंद्र को परिभाषित भी किया गया था। जैसे अगर यात्रियों की बात की जाए तो एक पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम था बारबोसा। तो उनके अनुसार यहाँ के जो लोग थे ना वह छप्पर में निवास किया करते थे। छप्पर आप जानते हैं ना काफी कमजोर सा होता, लेकिन इनके जो छप्पर थे वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। और व्यापार के लिए खुले स्थानों वाली गलियां जो थी वह काफी व्यवस्थित यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई होती थी। और वहीं क्षेत्र संरक्षणों के अनुसार अगर बात की जाए तो क्षेत्र में पूजा स्थल और छोटे मंदिर हुआ करते थे। साथ ही यहाँ पर विभिन्न समुदाय के जो लोग थे वह संरक्षण प्रदान किया करते थे। कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और मंदिर के जो जलाशय थे वह सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य भी किया करते थे। तो कुछ इस प्रकार का था बच्चों शहरी केंद्र विजयनगर साम्राज्य का। आई होप कि आपको इनकी जानकारियां भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं राजकीय केंद्र की, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता था। तो ये जो राजकीय केंद्र था वह दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित हुआ करता था। इस राजकीय केंद्र में 60 से ज्यादा अधिक मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो शासक थे वह देवी देवताओं की पूजा करते थे और साथ ही सत्ता को हासिल करने के लिए जो शासक थे वह मनोकामना भी किया करते थे ताकि उनको सत्ता प्राप्त हो सके। राजकीय केंद्र के अंदर 2 प्रभावशाली मंच थे, उनका नाम कुछ इस प्रकार का था। पहला जो था वो था सभा मंडप, दूसरा जो था उसका नाम था महानवी डिब्बा। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में महानवी डिब्बा से रिलेटेड तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में एक एक करके कि क्या बात कही गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सभा मंडप की। तो देखिए बच्चों, ये जो पूरा क्षेत्र था वह ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था और इसके बीच में गली भी हुआ करती थी। सभा जो मंडप था वह एक ऊंचा मंच था जिसके आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभ भी छिदे हुए थे। इसकी दूसरी मंजिल जो थी वह स्तंभों के सहारे टिकी हुई थी और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रबंध किया गया था। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने के कारण जो स्थान था वह कम खुला होता था और इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये जो मंडप था वह किस कार्य के लिए बनाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए मानवी डिब्बा की, तो यह शहर के ऊंचे स्थानों पर स्थित एक विशालकाय मंच था और यह लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। इस पर एक लकड़ी की संरचना भी बनी हुई थी। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा, जो कि उत्तर भारत में फेमस है काफी, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल की बात की जाए तो यह दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है और साथ ही इसे नवरात्रि या फिर मानवी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पे विजयनगर के जो शासक थे वे अपने रुतबे को, ताकत को और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। जैसे कि इस अवसर में धार्मिक अनुष्ठान की मूर्ति पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा होती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, नृत्य और कुश्ती जैसी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी कराया जाता था, घोड़े, हाथी और रथों तथा सैनिकों की शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी। और इसमें खास बात यह भी थी कि प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके जो अतिथि यानी जो गेस्ट थे उन्हें औपचारिक भेंट भी दी जाती थी। वह इस अवसर का मुख्य आकर्षण बना करती थी।
और जब त्योहार का अंतिम दिन होता था तो राजा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित समारोह में निरीक्षण भी करता था, ताकि कौन कमजोर है कौन पावरफुल है उसका ये पता लगा सके। तो ये सारी चीजें जो थी वह मानवीय डिब्बे से जुड़ी हुई थी। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ रही होगी। देखिए बच्चों, राजकीय केंद्र से जुड़े 2 टॉपिक और है, छोटे छोटे हैं। जैसे कि पहला लोटस महल, ये एमसीक्यू में जरूर पूछे जाएंगे आपसे। तो राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था जिसका नाम था लोटस महल। इसका जो नामकरण था वह 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों के द्वारा किया गया था, लेकिन इतिहासकारों को इस बात में डाउट यानी कि संदेह है कि यह जो था वह किस कार्य के लिए किया जाता था। हालांकि कुछ जानकारी ये पता चली है कि जो मैकेंजी थे जिन्होंने हम्पी की खोज की थी और उसका नक्शा डिजाइन किया था, तो मैकेंजी के मानचित्र के अनुसार ये जो था लोटस महल वह परिषद भवन हो सकता था। हालांकि इसकी फैक्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ जानकारियों के आधार पे ऐसा संभव हो सकता था। और उसी तरह दूसरी जो चीज थी वो थी हजार राम मंदिर। तो देखिए बच्चों, ये भी राजकीय केंद्र में ही स्थित था। तो मंदिर का जो प्रयोग था वह केवल राजा और उसके परिवार वाले ही किया करते थे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो इसके देव स्थल जो था वहां पे मूर्ति नहीं है, लेकिन दीवारों के पटल पे जो मूर्तियां बनाई गई थी वो अभी भी सेफ है। और इस मंदिर की आंतरिक दीवारों में रामायण के कुछ दृश्य भी शामिल हैं, जो कि जानकारी देते हैं इतिहासकारों को। तो बच्चों, ये जो 2 टॉपिक थे, लोटस महल और हजार राम मंदिर, ये आपको अच्छे से याद जरूर रखने हैं कि ये कहाँ पर स्थित थे। राजकीय केंद्र में ही थे। इनकी जानकारी छोटी छोटी है। आई होप कि आपको ये भी पता चल चुकी होगी। तो बच्चों, यही था इस लेसन के अंदर। आपको एक प्रकार से एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज दी गई है। जो चीजें जहां पर थी उन्हीं के बारे में बताया गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो बच्चों, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है या आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी भी हेल्प करें ताकि हमें भी काफी अच्छा लगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आगे भी मिलते रहे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा फिर आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।